हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टडी वेरी वेरी हार्ड। जैसे कि लास्ट क्लास में आई हैव टोल्ड यू कि हम लोग स्टार्ट करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म। सो आज हम स्टार्ट करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ठीक है, इसको मैंने इन पार्ट्स में डिवाइड किया है। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, काइनेटिक स्टेबिलिटी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन स्क्वायर प्लेनर एंड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, एसिड बेस हाइड्रोलिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, आउटर स्फीयर एंड इनर स्फीयर मैकेनिज्म वेरी इंपॉर्टेंट, वाटर एक्सचेंज रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट। मैं क्या बोलूँ, एवरी पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो ये थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, काइनेटिक स्टेबिलिटी है, आपको ये थोड़ी ना पता चलेगा कि ये इसका है, आपके तो सीधा क्वेश्चन आएगा। अब आपको कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है और दिमाग को खोल के क्वेश्चंस पे अप्लाई करना है कि कौन सा कॉन्सेप्ट लगने वाला है। ये दोनों पार्ट ऐसे पार्ट है जिसमें हमें पता ही नहीं चल पाते कि इस पार्ट से क्वेश्चन आया, बट इस पार्ट का क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, आज हम स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी से और लास्ट में मैं 5-6 क्वेश्चन भी करवाऊंगी, सो दैट आपके दिमाग खुल जाए कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, जो कि आता है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का। ठीक है, तो वो क्वेश्चन भी हम ज़रूर करेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैंने ये एक चीज़ लिखा हुआ है, 15b' इज इक्वल टू ν3 + ν2 - 3 ν1। ये टेनेबो का ही एक छोटा सा फॉर्मूला है जिसमें से न्यूमेरिकल आ जाता है। इसमें होता क्या है, जो हमें पता है 15b' हमने कहाँ यूज़ किया था, D2 वाली स्पीशीज़ में यूज़ किया था। D2, D8, D3 एंड D7, ये चारों होते हैं ना, एक जैसे होते हैं। ऑर्गल डायग्राम में हमने देखा था, यहीं पे 15b' यूज़ होता है। अगर इनमें तीनों ट्रांजिशंस की वैल्यू दे रखी है, T1G से A2G वाली, T2G वाली, T1GP वाली, तो हम B' की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन में B' की वैल्यू निकालनी दी जाती है और इन तीनों की वैल्यू दे रखी है। तो क्या फॉर्मूला होता है, ν3 + ν2 - 3 ν1। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी एंड काइनेटिक स्टेबिलिटी। देखो, मैं बहुत सिंपल से वर्ड्स में बताऊंगी कि थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी क्या होता है। ठीक है, एक बॉन्ड बना, एक कॉम्प्लेक्स बना। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक मेटल था, ठीक है, उसने लिगेंड के साथ एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन कर ली, Ml, पूरा एक कॉम्प्लेक्स बन गया। ठीक है, अब ये जो इस कॉम्प्लेक्स कैसे बना होगा, जब मेटल ने लिगेंड के साथ बॉन्ड बनाया होगा। अब जो ये बॉन्ड है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना वीक है, उसकी स्ट्रेंथ के बारे में जो हम स्टडी करते हैं वो हम स्टडी करते हैं इन थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। मतलब स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड, मतलब थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी में हम बॉन्ड की स्ट्रेंथ के बारे में स्टडी करते हैं कि कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना वीक है। काइनेटिक स्टेबिलिटी में हम लोग स्टडी करते हैं कि रेट ऑफ द रिएक्शन, कि कितनी जल्दी ये रिएक्शन हो गई, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, इसके ऊपर अगर हम लोग स्टडी कर रहे हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, काइनेटिक स्टेबिलिटी। मतलब काइनेटिक स्टेबिलिटी डील्स विद रेट एंड मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, कि इसका मैकेनिज्म क्या है, रेट क्या है, उसके बारे में स्टडी करता है। तो हम स्टडी करते हैं काइनेटिक स्टेबिलिटी को। और अगर हम लोग बॉन्ड की स्ट्रेंथ को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, इट डील्स विद स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड। और स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड कहाँ से हमें पता चलता है, वो हमें पता चलता है KF से। KF इज कॉल्ड फॉर्मेशन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन कांस्टेंट। ये कहा जाता है कि जितना ज़्यादा वैल्यू होगी फॉर्मेशन कांस्टेंट की, उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा। मतलब KF इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी KF की, उतनी ज़्यादा थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी होगी, मतलब उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा। इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रॉन्गर या स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड। अब ये कैसे आया, हमें कैसे पता चला, ये हम लोग देखते हैं। अब ये मैं अभी जो चलेगा आज की क्लास वो पूरी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी पे चलेगी। ठीक है, ये तो मैंने थोड़ा सा आपको लिखवा दिया, तो ये वाला पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। ठीक, अब इसी को मैं यहाँ पे ले लेती हूँ। ठीक, KF हो गया, ये हो गया लाइन। इसके बाद हम यहाँ से KF की वैल्यू निकाल सकते हैं। KF इज इक्वल टू, हमें पता है क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट अपॉन, हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना आता है ना, जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं वैसे ही लिखेंगे, M यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ द लिगेंड। अब यहीं से हमें देख के पता चल गया दैट KF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस,
KF इज़ डायरेक्टली, अगर ये जितना स्ट्रॉन्गर होगा KF की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी, और KF की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा थर्मोडाइनमिक स्टेबिलिटी होगी। चलो ये हमारे को यहाँ से पता चल गया, ठीक है, मतलब जितना स्ट्रॉन्गर बॉन्ड उतनी ज़्यादा KF, और जितनी ज़्यादा KF उतनी ज़्यादा थर्मोडाइनमिक स्टेबिलिटी। हम एक और थर्मोडाइनमिक टर्म पढ़ते हैं, दैट इज़ डेल्टा G नॉट, ठीक है। डेल्टा G नॉट होता है -RT/ln ऑफ KF, या यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी लिख सकते हैं। अगर मेरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की आप लोगों ने क्लास देखी होगी, मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। वहाँ पर जितने क्वेश्चंस थे उसमें काफ़ी यूज़ किया है मैंने। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो डेल्टा G और ये आपस में कैसे रिलेट कर रहे हैं, दैट KF इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस डेल्टा G नॉट। मतलब डेल्टा G की वैल्यू जितनी ज़्यादा नेगेटिव होगी उतना ज़्यादा फॉर्मेशन कांस्टेंट होगा, उतनी ज़्यादा थर्मोडाइनमिक स्टेबिलिटी होगी, उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा, ठीक है। उतनी ज़्यादा रिएक्शन फसाइल होगी, उतनी ज़्यादा स्पॉन्टेनियस होगी, उतनी ज़्यादा फास्ट होगी, स्पॉन्टेनियस उतनी ज़्यादा फास्ट होगी। अब एक बार और इसको मैं समराइज कर दूं, अगर KF की वैल्यू ज़्यादा होगी ये इधर प्रोसीड करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ, प्रोसीड करे, मतलब ये एक स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बन रहा है, एक ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स बन रहा है। तो इनकी डेल्टा G की वैल्यू नेगेटिव में होगी, KF इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस डेल्टा G नॉट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ। सिंपल, जहाँ पे जिस भी रिएक्शन का KF ज़्यादा होगा वो थर्मोडाइनमिक स्टेबल होगा, ठीक है। ये बात में आपको समझ में आ गई। अब हम सारी कहानी KF के ऊपर बात कर रहे हैं, KF निकालेंगे कैसे, हाउ वी मेजर KF। तो नेक्स्ट हमारा इसी का टॉपिक आएगा, हाउ वी मेजर KF साफ समझ में आ गया ना। इन तीन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब थर्मोडाइनमिक KF डिपेंड ऑन थर्मोडाइनमिक स्टेबिलिटी एंड दैट डिपेंड ऑन स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड, एंड स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड इज डिपेंड ऑन डेल्टा G नॉट। मतलब इनमें से जो भी चीज़ बढ़ेगी आपकी थर्मोडाइनमिक स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, हम लोग हेडिंग डालेंगे इसी में, दैट हाउ वी मेजर KF को हम कैसे मेजर कर सकते हैं। तो KF मेजर होता है दो चीज़ों से, ठीक है। लिखो मेजरमेंट ऑफ KF, हाउ KF इज मेजर्ड, या मेजरमेंट ऑफ KF, मेजरमेंट ऑफ KF। ये दो चीज़ों से मेजर होता है, एक होता है स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट, स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट, और एक होता है हमारा ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट, ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट, जो स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट, ठीक है। जो हमारा स्टेप वाइज होता है वो रिप्रेजेंट होता है K1, K2, K3, K4 सो ऑन, कितना भी हो सकता है, ठीक है। जो स्टेबिलिटी ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट होता है वो रिप्रेजेंट होता है हमारा बीटा से। अब ये कैसे एक दूसरे रिलेट करते हैं, क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, गेट में तो डेफिनेटली आता है इस तरह का क्वेश्चन, है ना। तो अब देखो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई हमारे यहाँ पे लेती हूँ तो सही से हो जाएगा। लेते वी हैव कैडमियम 2 पॉजिटिव प्लस में Cn नेगेटिव, ये एक मेटल है, ये एक लिगेंड है। अब ये कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, इन्होंने बनाया कैडमियम Cn, अब एक 2 पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो एक ही प्लस रह जाएगा इसके ऊपर, ठीक है। मान लो यहाँ पे इसके लिए हमने लिखा ये K1, यहाँ पे है K1, ठीक है। अब इसकी फर्दर रिएक्शन हुई कैडमियम Cn पॉजिटिव की, आपकी रिएक्शन हुई एक और Cn नेगेटिव से। आप पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, ठीक है, और हमारा क्या बन जाएगा, कैडमियम Cn का होल ट्वाइस, और ये हो जाएगा हमारा न्यूट्रलाइज्ड। यहाँ पे मान लो ये हो गया K2, फिर कैडमियम Cn2 की रिएक्शन हो गई एक और Cn नेगेटिव से, तो ये क्या बना देगा, एक और Cn आ जाएगा, कैडमियम Cn3। अब ऑब्वियस सी बात है एक नेगेटिव चार्ज यहाँ क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं ये है K3 स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट, फिर एक और हमने लिया Cn3 और एक टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लेनर टाइप का कॉम्प्लेक्स बना दिया, एक और Cn लिया,
यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, कैडमियम CN4 2 नेगेटिव, ये हो गया K4, ठीक है। ये है हमारा 2 नेगेटिव, ये एक कॉम्प्लेक्स बन गया। जो ये K1 K2 K3 K4 है, इन्हें हम बोलते हैं स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट, ठीक है। K1 K2 K3 K4 ये क्या कहलाएंगे, हमारे स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट। और इनको इकट्ठा अगर हम लिखेंगे जिस फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट, दैट इज अ बीटा, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, लॉग बीटा इज इक्वल, ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, लोग इसको इग्नोर कर ले जाते हैं और कभी कभी इसी से क्वेश्चन हो जाता है। लॉग बीटा इज इक्वल टू K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू K4, ठीक है। जब बीटा वहाँ पे चला जाएगा तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 10 टू द पावर हो जाएगा और ये सारा का सारा प्लस हो जाएगा, K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस K4, ठीक है। ये जो है बीटा की वैल्यू, क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है कि ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट निकाल लो, तो वो 10 टू द पावर ये हो जाता है। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि यहाँ जो ये K1 दे रखा है, K2 दे रखा है और K3 दे रखा है, इनकी क्या क्या वैल्यू दे रखी है। सो गाइज मान लेते हैं K1 K2 K3 K4 की वैल्यूज़ ये हमें गिवन है क्वेश्चन में और हमको निकालना है बीटा। तो हम बीटा कैसे निकालेंगे, हम इन सब की पावर्स को बस सीधा 10 टू द पावर ये सारी ऐड कर देंगे, 5.48 प्लस 5.12 प्लस 4.65 प्लस 3.56, तो ये आ जाएगा बीटा इज इक्वल टू 10 टू द पावर 18.8। अब बस इसको ऐड करना, ये आ जाएगा आपका आंसर। जनरली एक और क्वेश्चन क्या आता है, K1 K2 की आपको ऐसा रिएक्शन दे रखा होगा और आपसे पूछेंगे कि भाई जो ये रेट है K1 ज़्यादा है, K2 ज़्यादा है, K3 की K4, तो जनरली ऑलवेज, मतलब जनरली K1 हमेशा ज़्यादा होता है देन K2 देन K3 देन K4। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि पहले क्या था, एक अकेला मेटल था, एक Cn नेगेटिव था, आया चुपचाप आके लग गया। अब एक Cn पहले से प्रेजेंट है, दूसरा Cn आ रहा है, तो ये Cn इसको थोड़ा तो रिपेल करेगा ना। तो जो K1 की वैल्यू थी ये तो जल्दी बनना चाहता था। अब क्या हुआ, एक Cn बिकॉज पहले से प्रेजेंट है, एक अपनी जगह बना के बैठा है, तो वो दूसरे को तो रिपेल करेगा, तो K2 की वैल्यू एज कम्पेयर टू K1 कम होगी। इसी तरीके से अब तो 2 Cn हो गए, और कम होगी, और 4 में और कम हो जाएगी, मतलब जब तीसरा लग जाएगा तब और कम हो जाएगी। तो K1 हमेशा ज़्यादा होता है K2 K3 K4 पे। बट दैट you know chemistry is all about exceptions are always there, but there are exceptions, मतलब हमेशा ये नहीं होता और ये लोग बताते भी नहीं है, पता है आपको। यहीं पे हमारी स्टॉप कर देते हैं इस वाली क्लास को। नो, यहाँ पे 2 एक्सेप्शंस होते हैं जो अभी मैं लिखवाऊंगी। 2 फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से ये रेट पूरा चेंज हो जाता है, और रेट हो जाता है ऐसा, K1 K2 से ज़्यादा है, फॉर एग्जाम्पल K3 से ज़्यादा है, बट K4 ज़्यादा हो जाता है। ये क्यों होता है सॉरी, ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ एंट्रोपी एंड, मतलब एंट्रोपी की वजह से हो जाता है। और सेकंड फैक्टर हो जाता है CFSE, मतलब अगर एंट्रोपी बढ़ गई किसी भी स्टेप में, फॉर एग्जाम्पल 4th स्टेप में एंट्रोपी बढ़ गई, तो K4 की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी K3 से, या किसी भी स्टेप में CFSE ज़्यादा हो गई तो K4 की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। तो मतलब जब ये ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आँख ना कान खोल के क्वेश्चन करना है। ऐसा नहीं है कि हमने ये रट्टा मारा हुआ है K1 इज़ ग्रेटर देन K2 इज़ दिस। नो, ये भी पॉसिबल हो सकता है, और 2 एक्सेप्शन केस हैं, उसके अलावा आना भी नहीं है। तो वो 2 एक्सेप्शन केस हम मैं लिखवाती हूँ और उसको ध्यान से समझेंगे, ठीक है। फिर ये वाली बात यहाँ खत्म होगी और अब हम करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। सो गाइज, अभी हमने 2 मैंने बातें बताई, उन दोनों के अकॉर्डिंग ये 2 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसी में हम यही 2 मेन क्वेश्चंस हैं, और मैं आपको बताऊंगी भी कैसे हम लोग देखेंगे कि कब ऐसा हो सकता है कि K3 K4 में डिफरेंस आ जाए। देखो, सबसे पहला है ये, देखो जो मैंने तब लिखवाया था वो एक मेटल और लिगेंड था, उसमें कोई लिगेंड एक्सचेंज नहीं हो रहा था। यहाँ पे वाटर के साथ दूसरा लिगेंड एक्सचेंज हो रहा है, पहला। दूसरा, आप क्या देखेंगे, अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स था, ये था ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स,
बट बन रहा है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, तब आप बड़े ध्यान से आंसर टिक लगाएंगे कि K1 K2 K3 एक जैसा नहीं होने वाला। जब ऐसा होगा कि ऑक्टाहेड्रल से टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन रहा है तो आप ध्यान से चेक करेंगे एंट्रोपी। क्या चेक करेंगे? एंट्रोपी। लिगेंड दोनों वीक फील्ड लिगेंड है, वाटर वीक फील्ड है, ब्रोमीन भी वीक फील्ड है, दोनों सेम लिगेंड है, तो कोई CFSE की तो बात होगी नहीं क्योंकि दोनों वीक है। यहाँ पे क्या बात होगी? एंट्रोपी की। लेट्स चेक द एंट्रोपी। देखो यहाँ पे क्या था? 1 1, ये भी एक आयन बना, ये भी एक है, तो एंट्रोपी 2 2 0। यहाँ पे 1 1 1 1 2 2 0 1 1, मतलब 2 यहाँ बन रहे हैं, 2 ही प्रोडक्ट में बन रहे हैं। बट अब इस रिएक्शन को, इस स्टेप को ध्यान से देखो। यहाँ पे ये 1 है, यहाँ पे भी 1 आयन है, यहाँ पे ये 1 आयन है, पर 3 वाटर मॉलिक्यूल ने रिप्लेस करके एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना दिया, मतलब +3। मतलब डेल्टा S इज इक्वल टू 3 और 1 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। और हमें पता है एंट्रोपी जितनी पॉजिटिव होती है इस साइड, मतलब इधर नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हो रहे हैं। अगर इधर नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हो रहे हैं, यहाँ पे तो एंट्रोपी में कोई चेंज नहीं था किसी भी रिएक्शन में, बट जब हमने 4th स्टेप देखा तो यहाँ पे ड्रास्टिक चेंज है। यहाँ पे हमें नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा बन रहे हैं। अगर आपको नहीं पता, बताऊँ मैं, एंट्रोपी कैसे देखते हैं हम? रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ आयंस देखते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देखते हैं। जिस साइड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होते हैं उस तरफ रिएक्शन प्रोसीड ज़्यादा जल्दी से करती है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस कितने हैं? 4, और यहाँ पे कितने नंबर ऑफ आयंस थे? 1 + 1 = 2। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा बन रहे हैं, एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है। एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है तो ऑब्वियस सी बात है K4 मस्ट बी मच मच ग्रेटर देन K3। K1 तो चलो होना ही था, क्योंकि चलो हमारे ये था एक ही ब्रोमीन आया, बाद में एक ब्रोमीन था दूसरा आया, स्टेरिक हिंड्रेंस आता गया। बट 4th स्टेप पे क्या हुआ? एकदम ड्रास्टिक चेंज आया बिकॉज ऑफ द एंट्रोपी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा K1 इज ग्रेटर देन K2 इज ग्रेटर देन K3 बट K4 इज मच मच ग्रेटर देन K3। तो इसका आंसर होगा ये। और वाई व्हाट इज द रीज़न? बिकॉज ऑफ द ड्रास्टिक इंक्रीज इन एंट्रोपी। समझ में आया क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे ध्यान से देखो, वाटर लिगेंड है, यहाँ पे बाइपेरिडिन लिगेंड है। वाटर इज ए वीक फील्ड लिगेंड एंड बाइपेरिडिन क्या होता है? हमारा 2 पेरिडिन की मॉलिक्यूल्स आपस में ज्वाइन हों, ये हमारा होता है बाइपेरिडिन। ठीक है, ये अपने लोन पेयर मेटल को ऐसे देता है, ये लिगेंड है। ये है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ये क्या कराएगा? पेयरिंग कराएगा। और ये पेयरिंग नहीं कराएगा तो ऑब्वियस कुछ ना कुछ CFSE में चेंज आने वाला है। कोई ज़्यादा एंट्रोपी का तो फैक्टर नहीं आएगा, यहाँ पे ज़्यादा फैक्टर आएगा। आप देख भी सकते हो कि फैक्टर आप ही एंट्रोपी का आ रहा है कि नहीं आ रहा। 1 और 2 3 1 और 2 3 1 और, तो एंट्रोपी तो नहीं आ रहा है। हम अब देखेंगे CFSE। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो वाटर क्या है? आयरन, वाटर 6 2 पॉजिटिव, मतलब आयरन इन 2+। तो आयरन इन 2+ का मतलब क्या होता है? ये होता है D6S2, ये होती है आयरन की कन्फिग्रेशन। ठीक है ना, 26 होता है ना आयरन। ठीक है, तो उसके बाद Fe2+ क्या हो जाएगा? ऑक्टाहेड्रल है, 1 2 3 4 5 एंड 6, क्योंकि वाटर एक वीक फील्ड लिगेंड है तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ठीक है, यहाँ पे वाटर है तो इसकी CFSE काउंट करते हैं। कैसे होता है? 1 2 3 4, और यहाँ पे एनर्जी होती है -0.4 डेल नॉट और यहाँ पे होती है 0.6 डेल नॉट। तो जितने इलेक्ट्रॉन उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 1 2 3 4, तो 4 × 4 इज 16, 1.6 डेल नॉट। ठीक है, माइनस का। अब यहाँ पे ये है -0.6 × 2, 6 2 = 12, 1.2 डेल नॉट। ठीक है, आप 6 में से 2 को, ये क्या होता है ऊपर में से नीचे को हम लोग माइनस कर देते हैं, ऐड करते हैं सॉरी, तो ये हमारा आ जाएगा, इसमें से माइनस करोगे -0.4 डेल नॉट। तो ये यहाँ इसकी CFSE आ जाएगी ये। अब जब बाइपेरिडिन होगा, क्योंकि 2+ ही है और ये न्यूट्रल लिगेंड होता है, तो Fa भी किस में आ गया? 2+ में। ठीक है, D6। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इसमें हो जाएगी पेयरिंग, 1 2 3 4, सॉरी यहाँ पे कर दिया, 4 5 एंड 6।
सारे के सारे लिगेंड यहाँ पे आ जाएंगे। तो 0.4 माइनस का इंटू 6 इज इक्वल टू 2.4 माइनस डेल नॉट। अब इनमें से CFSC किसकी ज़्यादा है? इसकी ज़्यादा है, माइनस 2.4 डेल नॉट। तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा भाई, जितनी ज़्यादा माइनस की वैल्यू CFSC में ज़्यादा होती है वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा, मतलब ये इज़ मच ग्रेटर देन दिस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? K1 K2। ये तो इसलिए हो जाएगा क्योंकि स्टेरे के लिए, बट ये आ जाएगा K3 क्योंकि CFSC की वैल्यू इसकी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू वाटर, क्योंकि वाटर इज़ अ वीक फील्ड लिगेंड एंड इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, जिसकी वजह से CFSC की वैल्यू होगी ज़्यादा। तो इन दो केसेस को ध्यान रखेंगे गाइज कि ये दो ऐसे केसेस हैं जिसमें जनरली वाला ट्रेंड K1 इज़ ग्रेटर देन K2, K3, K4 वो नहीं फॉलो होता, ये वाला ट्रेंड फॉलो होता है। सिर्फ यही दोनों हैं और बाकी आप इन चीज़ों को भी देख सकते हो एंट्रोपी, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन 4 नंबर का आ रहा है तो कोई ऐसे तो नहीं आ रहा है, देयर शुड बी समथिंग, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। अब सिर्फ एक लास्ट टॉपिक बचता है यहाँ का थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी का, फैक्टर्स अफेक्टिंग थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, जिससे भी क्वेश्चन आता है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। सिर्फ दो मेन फैक्टर्स हैं, एक नेचर ऑफ द मेटल, एक नेचर ऑफ द लिगेंड। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे नेचर ऑफ द मेटल। ठीक है, नेचर ऑफ द मेटल, इसके अंदर हम दो बातें करेंगे, एक ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल, और दूसरी बात हम लोग करेंगे साइज ऑफ द मेटल, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, साइज ऑफ द मेटल। ठीक है, जो ऑक्सीडेशन स्टेट दो तरीके में इसके डिवाइड होता है, एक विद लो ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब अगर जो मेटल लो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, एंड विद हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, विद हाई ऑक्सीडेशन स्टेट। ये चीज़ मैं वैसे बता चुकी हूँ आपको बहुत अच्छे से, फिर भी एक बार रिवाइज करेंगे इसको। देखो, विद लो ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या मतलब है कि जैसे +1 +2 काफ़ी लो ऑक्सीडेशन स्टेट है। लो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो मेटल क्या होगा? इलेक्ट्रॉन रिच होगा। ठीक है, लो ऑक्सीडेशन स्टेट, मेटल क्या होगा? इलेक्ट्रॉन रिच होगा, मेटल इलेक्ट्रॉन रिच होगा। ठीक है, अगर मेटल पहले से इलेक्ट्रॉन रिच है तो वो किस लिगेंड के साथ बॉन्ड बनाना चाहेगा? ऑब्वियस सी बात है, जो उसको इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लें, मतलब पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स। इट विल फॉर्म बॉन्ड विद पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स, पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स। ठीक है, अब पाई एक्सेप्टर लिगेंड जैसे CO, NO, PR3, इनके साथ ये बॉन्ड बनाना चाहेगा। अब कैसे हमें ये पता चलेगा? आप देखेंगे कि मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, मान लो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब आप देखेंगे कि उसके साथ लिगेंड क्या ज्वाइन हुआ हुआ है। अगर पाई एक्सेप्टर लिगेंड है तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा एज़ कम्पेयर टू जो कि डोनर है। अभी मैं क्वेश्चंस करवाऊंगी ना, तब आपको पता चलेगा कि ये कहाँ यूज़ हो रहा है ये वाली चीज़। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे हाई ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे +3 +4 इस तरह का ऑक्सीडेशन स्टेट वाले जनरली। ठीक है, अब ये क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है तो दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गई मेटल्स। अगर मेटल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये किसके साथ बॉन्ड बनाना चाहेंगे? जो कि इलेक्ट्रॉन डोनर है, इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज़, इलेक्ट्रॉन डोनर और पाई डोनर स्पीशीज़। अब पाई डोनर कौन कौन से होते हैं? इतना तो अब तक तो याद हो गया होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हमारे क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनर। तो हम जब हमारे पास ऐसे आता है 4 कॉम्प्लेक्सेस दे रखे होते हैं, आपको ये बताना होता है कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, तो आपको हर फैक्टर उसमें देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। एक होता है हार्ड एसिड सॉफ्ट बेस प्रिंसिपल, जिसकी मैंने एक स्पेशल क्लास एसिड बेस में भी आपको करवाया हुआ है। फिर भी मैं एक शॉर्ट फॉर्म में अगर आपको रिवाइज करवाऊँ, जो हार्ड एसिड है वो हार्ड बेस के साथ ही बॉन्ड बनाना चाहता है। हार्ड एसिड विल लाइक टू फॉर्म बॉन्ड विद हार्ड बेस। अब मैंने बताया था व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ हार्ड एसिड। सिर्फ 3 मेन प्रॉपर्टीज़ हैं। एक तो स्मॉलर साइज, अगर स्मॉलर साइज होगा मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव,
मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, और अगर स्मॉलर साइज है तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अब हार्ड बेस क्या होंगे, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, अब हार्ड ही है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होनी चाहिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एंड इसका भी स्मॉलर साइज होना चाहिए, क्योंकि मैं हार्ड एसिड का हार्ड बेस के साथ बना रही हूँ। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इनमें हार्ड कौन होगा, फ्लोरीन हार्ड होगा। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम, पोलोनियम, पोलोनियम तो ली लेते, तो ऑक्सीजन सल्फर में सबसे ज़्यादा कौन होगा, ऑक्सीजन होगा। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इनमें कौन होगा, नाइट्रोजन। मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन ये हमारे क्या होंगे, हार्ड बेस होंगे। तो ये किसके साथ बॉन्ड बनाना चाहेंगे, जो कि स्मॉलर साइज हो, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो, जैसे H+ हो गया हमारा, ठीक है। हमारा जो इधर क्या हो गया, बेरिलियम हो गया, बेरिलियम 2 पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, जो भी हमारे स्मॉलर साइज के एटम्स हैं उनके साथ बनाना चाहेगा। अब हमारा सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस कौन से होंगे, और यहाँ पे सारे के सारे पता है और कौन से आते हैं, जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स अप टू कोबाल्ट, कोबाल्ट 3+ तक जितने होते हैं वो सारे के सारे हार्ड एसिड होते हैं। और सॉफ्ट में कौन से आ जाते हैं, सॉफ्ट एसिड में कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे हमारे ट्रांजिशन मेटल्स की जितने लास्ट वाले, लास्ट जो होते हैं ऑफ ट्रांजिशन सीरीज, लास्ट मेटल्स ऑफ ट्रांजिशन सीरीज, जैसे Ag+, Au+, Hg+, Hg2+, जिंक 2+, कैडमियम 2+, ये वाले जितने जो ये जिंक और सिल्वर वाली सीरीज़ होती है वो होते हैं हमारे एसिड्स। और ये किसके साथ बॉन्ड बनाना चाहेंगे, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा तो लो नहीं है, +2 वाली में हम हाई में मानते हैं, तो ये पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स के साथ CONA। तो ये जो चीज़ें हैं अगर आप देख लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये जो है स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना रहे। ठीक है, अब साइज ऑफ द मेटल पे जाते हैं। इसमें आता है विलियम इरविंग सीरीज़। क्या आती है, विलियम इरविंग सीरीज़, विलियम इरविंग सीरीज़। आप क्वेश्चंस करोगे ना तब आपको पता चलेगा। ये विलियम इरविंग सीरीज़ ट्रांजिशन मेटल्स पे लगती है वक्तृण में फैकोनिकुजन, फैकोनिकुजन। जितना ज़्यादा स्मॉलर साइज़ होता है मेटल का वो लिगेंड के साथ उतना ही स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाएगा, और जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाएगा वो उतना ही स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ये होता है साइज़ ऑफ द मेटल। मतलब स्मॉलर द साइज़ स्टेबल इज़ द कॉम्प्लेक्स, स्मॉलर द साइज़, स्मॉलर the size stronger is the metal, stronger is the bond, or stable is the complex, stable is the complex। तो इसमें सबसे ज़्यादा साइज़ हमारे को पता है इधर जाते हैं, साइज़ घटता चला जाता है। Mn 2 पॉजिटिव, ये 2 पॉजिटिव, सब 2 पॉजिटिव हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका साइज़ सबसे छोटा होना चाहिए था, मतलब ये होना चाहिए था ऐसे 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 ऐसे, पर यहाँ पे ये ना होके ये होता है। मतलब कॉपर का साइज़ जिंक और निकल दोनों से ज़्यादा छोटा होता है बिकॉज ऑफ द जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, बिकॉज ऑफ द JTD। ठीक है, तो जिसके वजह से इसका साइज़ सबसे छोटा होगा और ये सबसे ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी मैं करवाऊंगी तब आप देखोगे। ठीक है, इसे बोलते हैं विलियम इरविंग सीरीज़। अब नेक्स्ट आते हैं नेचर ऑफ द लीगेंड। तो गाइज आप करते हैं नेचर ऑफ द लीगेंड। इसमें 3 आते हैं, 4 मेन आते हैं। ठीक है, सबसे पहले बेसिक नेचर ऑफ द लिगेंड। जितना ज़्यादा बेसिक होगा लिगेंड वो उतना ही स्टेबल बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि वो मेटल को उतना ही अच्छे तरीके से डोनेट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी हैव अमोनिया, वी हैव वाटर एंड F नेगेटिव एज अ लिगेंड। तो इन तीनों में से बेसिक नेचर किसका ज़्यादा है, अमोनिया का। वाटर भी दे सकता है पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज़्यादा है, तो ये तो देना चाहेगा नहीं, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल बॉन्ड बनाएंगे मेटल के साथ। सेकंड, चिलेटिंग लिगेंड। जो चिलेटिंग लिगेंड है उसके अंदर 3 मेन फैक्टर्स आते हैं।
ठीक है। एक तो चीलेट रिंग भी भाई जितनी ज़्यादा रिंग्स बनेंगी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। मोर रिंग्स मोर विल बी द स्टेबिलिटी। इसको इन शॉर्ट में याद करोगे ज़्यादा याद होगा। फिर ठीक है, मान लो आपकी रिंग्स ज़्यादा बन गई, ठीक है। अब इसके बाद होता है कि मान लो तीनों में चिलेटिंग रिंग बन रही है, बट एक में 5 मेंबर बन रही है, एक में 6 मेंबर बन रही है, 7, मतलब कि रिंग साइज ऑफ द चीलेट, रिंग साइज ऑफ द चीलेट, तो क्या फ़र्क पड़ेगा। थर्ड, अब मेटल भी सेम है, रिंग का साइज भी सेम है, तब कौन सा फैक्टर डिपेंड करेगा, तब होगा डोनर एबिलिटी ऑफ द लिगेंड, डोनर एबिलिटी ऑफ द लिगेंड। अब एक एक करके सारा देखते हैं। देखो सबसे पहले मोर रिंग मोर विल बी द स्टेबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल M था और उसके साथ था वाटर 6, ठीक है। ये पहले कॉम्प्लेक्स बनाया इसने CH3NH2 के साथ, ठीक है। एक यही है M वाटर 6 और इसने एक फॉर्म बनाया बॉन्ड मान लो ईन के साथ, ठीक है। अब एक मेटल था वाटर 6, अब इसने बॉन्ड बनाया ट्राईइन के साथ, डाई इथाइलीन डायामीन, ये इसने बनाया, ठीक है। तो अब देखो होगा क्या, ये तो मोनोडेंडेट लिगेंड है, तो अगर मान लो ये 6 हैं तो ये भी 6 चाहिए और इसको रिप्लेस कर देंगे और MCH3NH2 का होल 6, ठीक है। और ये सारे के सारे वाटर निकल जाएंगे प्लस में 6 ऑफ वाटर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा देखो ध्यान से, यहाँ पे ईन आया, एक ईन, क्योंकि ये बाइडेंडेट लिगेंड होता है, इथाइलीन डायामीन, इथाइलीन डायामीन, ये बाइडेंडेट लिगेंड है, मतलब एक ईन से 2 डोनर एटम मिल रहे हैं, तो एक ईन से 2 वाटर के मॉलिक्यूल रिप्लेस हो जाएंगे। मान लो ये 2 हैं तो कितने वाटर मॉलिक्यूल रिप्लेस कर देगा, 4, तो ये हो जाएगा M वाटर 2 और ईन 2, क्योंकि ईन के तो ये और ये कौन सा, अगर मैं बोलूँ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, ये 4 ये 2, क्योंकि नंबर ऑफ डोनर एटम, इसमें कितने नंबर ऑफ डोनर एटम है, 4 2 6, तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही है। और कितने वाटर निकल गए, प्लस में 4 वाटर मॉलिक्यूल। बहुत ध्यान से देखना, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। अब ट्राईइन, ट्राईइन क्या होता है, ट्राई इथाइलीन टेट्राएमीन, ट्राई इथाइलीन टेट्राएमीन, ध्यान से देखो, ट्राई इथाइलीन टेट्राएमीन, ये यहाँ से, ये यहाँ से, ये यहाँ से, ये यहाँ से, मतलब एक ट्राईइन का मॉलिक्यूल 4 वाटर को रिप्लेस कर सकता है। तो ये यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल M, यहाँ पे एक ट्राईइन आया, ठीक, इसने कितने मॉलिक्यूल 4 निकाल दिए, प्लस में यहाँ पे मान लो 2 वाटर रह गए, प्लस में 4 वाटर के मॉलिक्यूल। बस मैंने यहाँ थोड़ा क्या गड़बड़ कर दिया, जब हम सब एक एक ले रहे हैं तो हमको एक ही एक, यहाँ पे भी मैं एक ईन लूँगी, ठीक है। ये ईन हो गए, यहाँ पे एक ही ईन लो, तो एक ईन 2 को, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4, यहाँ होंगे 2, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे कि एंट्रोपी सबसे ज़्यादा किस में चेंज हुई। यहाँ देखो 6 और 1 7, 6 और 1 7, नो एंट्रोपी चेंज। यहाँ पे देखो 1 and 2, यहाँ पे 2 और 3, मतलब कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने बन गए, 3। यहाँ पे देखो 1 और 2, यहाँ पे 4 और 1 5, मतलब जैसे जैसे हमारे नंबर ऑफ लिगेंड्स डोनर एटम बढ़ा के चीलेट रिंग जितनी बड़ी बन रही है, जितना ज़्यादा वो चिलेटिंग की बनता जा रहा है, चीलेट रिंग इसमें ज़्यादा बनी, 4 रिंग्स बन रही हैं, इसमें 2 ही रिंग बनती है ना, 2 डोनर एटम होते हैं, इसमें 4 डोनर एटम थे। तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ डोनर एटम होंगे, जितने ज़्यादा वो चीलेट रिंग्स बनाएंगी, उतनी ज़्यादा एंट्रोपी बढ़ेगी और उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि एंट्रोपी बढ़ रही है, एंट्रोपी बढ़ी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं रिंग के साइज़ के ऊपर, कि रिंग के साइज़ पे से हमारा कैसे डिपेंड करता है कि रिंग का साइज़ अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा या नहीं होगा तो क्या होगा। ये होता, ये तो हो गया मोर रिंग्स मोर विल विद द स्टेबिलिटी, वो ले लिया। रिंग साइज़ के ऊपर हम कैसे जाएंगे,
जैसे 5 मेंबर्ड हैं तो स्टेबिलिटी ज़्यादा है देन 6 देन 7, मतलब रिंग का साइज स्मॉलर होगा, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। जैसे ऑक्सिलेट ले लो, O नेगेटिव, ये मेटल को कर रहा है ये, ठीक है, ठीक, 1 2 3 4 5 मेंबर्ड। अब इसी में मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, यहाँ बीच में एक कार्बन और बढ़ा दिया, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, यहाँ पे मेटल, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ये हमारा मेटल। इसमें कितने हो गए? 6 मेंबर्ड। ऐसे एक और बढ़ा दिया, CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, यहाँ पे मेटल, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, एक मेटल। यहाँ पे बन गए हमारे 7 मेंबर्ड। ये बन गई 5, ये हो गई 6, ये हो गई 7। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये लिगेंड मेटल को बना रहा है, पहले तो एक ही आके बॉन्ड बनाएगा, दूसरा अभी खाली था। जितनी स्मॉलर रिंग होगी उस दूसरे की उतनी प्रोबेबिलिटी होगी उसके पास मिलने की। मान लो एक इतनी सी रिंग बनी हुई है, एक मेटल था, ये यहाँ आया, दूसरे ने आया ज्वाइन कर लिया, अब रिंग साइज थोड़ा सा बढ़ गया, इसकी प्रोबेबिलिटी, जो रिंग साइज बड़ा था और जो छोटा था उसके कंपैरिजन में इसकी प्रोबेबिलिटी जल्दी से है ना बॉन्ड बनाने की एज कंपेयर टू उसकी। तो बिकॉज ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग बॉन्ड ऑफ अ स्मॉलर रिंग इज मोर देन दिस एंड दिस, सो दिस इज मोर स्टेबल देन दिस। बात समझ में आई? क्योंकि इसकी विसिनिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि ये छोटी सी रिंग है, जल्दी से आया, जल्दी से बॉन्ड बना ली। ये बड़ी रिंग थी, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, ये और बड़ी रिंग हो गई, इसको और टाइम लगेगा। तो इसलिए स्टेबिलिटी ऑफ द चिलेट रिंग में क्या होगा, 5 की ज़्यादा होगी देन 6 देन 7। और अगर मान लो 3 4 5, मान लो कि 3 4 और 5 है तो 5 की ही ज़्यादा होगी, क्योंकि 3 और 4 में क्या आ जाएगा, स्ट्रेन आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये सब, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और 3 और 4 और 5 में 5 की ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंड का काम आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं डोनर एबिलिटी, मतलब कि अब रिंग साइज 5 5 5 है। अभी तक तो हम रिंग कर रहे थे कि 5 होगा तो ज़्यादा, 6 देन 7। अब हम कह रहे हैं कि ये 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है। जैसे ऑक्सिलेट, ग्लाइसिनेट एंड ईन, तीनों में 5 मेंबर रिंग बन रही है, मेटल भी तीनों में सेम है। तो अब क्या चीज़ डिसाइड करेगी, अब डिसाइड करेगी डोनर एबिलिटी। हमें पता है नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कम, तो इसकी डोनर एबिलिटी है ज़्यादा। इसमें एक ऑक्सीजन एक नाइट्रोजन, इसमें दोनों ऑक्सीजन, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और भी ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर हम A, B और C में सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी कहेंगे तो C देन B देन A, बिकॉज ऑफ द डोनर एबिलिटी। अब हमारा इसका लास्ट फैक्टर आता है, दैट इज स्टेरिक इफेक्ट। चिलेटिंग हो गया सारा, चिलेटिंग की सारी चीज़ें कर ली। अब हम करेंगे स्टेरिक इफेक्ट। जितना ज़्यादा स्टेरिक इफेक्ट होगा उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी कम हो जाती है लिगेंड की। फॉर एग्जांपल हमारे पास इथाइलिन डायामीन है, ठीक है, CH2 ये NH2 ये NH2, ठीक है, ये मेटल के साथ बॉन्ड बना रहा है। एक है यहाँ पे हमारा कोई CH3 ग्रुप लगा दिया, ठीक है, NH2 ही है और NH2 ही है, और ये हो गया मेटल। अब बोल रहे हैं कि ये बता दो इन दोनों में से स्टेबल कौन है। जितना ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगा ऑन द डोनर एटम, वो उतना ही डोनेट नहीं कर पाएगा बिकॉज ऑफ द रिपल्शन। सो दिस विल बी मोर स्टेबल देन दिस, ठीक है। सो क्लास, दिस इज़ ऑल अबाउट द थर्मोडाइनमिक स्टेबिलिटी, ठीक है। अब हम लोग 3-4 क्वेश्चंस करते हैं, फिर इस क्लास को एंड करते हैं। सो गाइज, अब जितना हमने पढ़ा है ना, सबका कंक्लूजन इन 4 क्वेश्चंस में है, ठीक है। ध्यान से करेंगे इन क्वेश्चंस को, सारे कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, निकल वाटर 6 और कॉपर वाटर 6 आपसे पूछा है कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल है या KF की वैल्यू किसकी ज़्यादा है। आप क्या करेंगे, देखो लिगेंड तो सेम है, ऑक्टाहेड्रल स्पीसीज है, आप इसमें क्या करेंगे, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। ये है निकल 2+, ये है कॉपर 2+। अभी मैंने बताया था एरियम विर्विंग सीरीज से कॉपर का साइज़ सबसे ज़्यादा छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू निकल एंड एज़ कम्पेयर टू जिंक। तो जितना ज़्यादा स्मॉलर होगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर कॉम्प्लेक्स बनाएगा, तो दिस विल बी द आंसर, ये ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। अब आते ये 5 हैं, आपको अरेंज करना है 1 2 3 4 5 को, कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल है। ध्यान से देखो, यहाँ मोनोडेंडेंट लिगेंड है, यहाँ मोनोडेंडेंट है, एक बाइडेंडेंट है, फिर 2 बाइडेंडेंट है, यहाँ 3 बाइडेंडेंट, ये है
टेट्रा, इवन हेक्सा भी हो जाता है, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट। इसको ध्यान से सारे लिगेंड्स लिख के देखो, इनको अब आपके टिप पे होने चाहिए आप ये लिगेंड। ये बिल्कुल 6 रिंग बना देगा बिल्कुल, ठीक है। तो ये जितना ज़्यादा रिंग्स बनेंगी, जितना ज़्यादा अच्छा चिलेटिंग लिगेंड होगा, उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। ये इसकी कम होगी, इससे कम, ऐसे सबसे कम इसकी, क्योंकि एंट्रोपी सबसे ज़्यादा इधर होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1। और रीज़न क्या हो जाएगा? बिकॉज ऑफ द चीलेट रिंग्स। जिसकी जितनी ज़्यादा चीलेट रिंग्स होंगी वो उतना ज़्यादा उसकी एंट्रोपी होगी, एंट्रोपी इंक्रीजेज, ठीक है। अभी जो पिछला कराया बिल्कुल उसी के जैसा है ये क्वेश्चंस। अब इसको मेरी तरफ से मार्क करोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखोगे कॉपर इन न्यूट्रल लिगेंड है, कॉपर 2 पॉजिटिव, निकल 2 पॉजिटिव, इरियम वी रिंग, आप इसको लगा दोगे और आपका आंसर हो जाएगा गलत। इसमें इसका आंसर में ये ज़्यादा स्टेबल होता है, ये है सही आंसर। अब आप पूछोगे क्यों मैम, अभी तो आपने ये बोला। होता क्या है, कॉपर में जब कॉपर के साथ नॉर्मल लिगेंड्स होते हैं तभी कॉपर जो है एरियम विरिंग सीरीज़ के अकॉर्डिंग होता है। जब यहाँ पे चिलेटिंग लिगेंड आ जाता है कॉपर के ऊपर, अगर मान लो ये स्ट्रक्चर कैसा है, ये स्ट्रक्चर है ऐसा, कॉपर यहाँ पे हो गया, मान लो ये NH2 है, ठीक है, यहाँ पे CH2, यहाँ पे NH2, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ से वो एक रिंग बनाएगा, एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ठीक है। होता क्या है, क्योंकि इसमें जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होता है, जिसके वजह से ये दोनों बॉन्ड, ये 6 बॉन्ड एक जैसे नहीं होते, ये बॉन्ड थोड़े इलोंगेटेड होते हैं एज़ कम्पेयर टू 4। मतलब जो कॉपर का स्ट्रक्चर होता है वो थोड़े, ये दोनों बड़े होते हैं और ये छोटे छोटे होते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, जब इन पर चीलेट रिंग लगती है, क्योंकि चीलेट रिंग तो साथ में लगती है, तो जिसके वजह से होता क्या है, इनके अंदर आता है स्ट्रेन बिकॉज ऑफ द चीलेट रिंग, क्योंकि एक यहाँ है एक यहाँ है, जिसके वजह से ये काफ़ी इनमें स्ट्रेन आ जाता है। तो बहुत अच्छे से इसको नोट कर लो कि अगर चीलेट रिंग्स हैं तीनों की तीनों, मतलब पूरा का पूरा चीलेट रिंग का स्ट्रक्चर है, तो कॉपर में स्ट्रेन आ जाता है बिकॉज ऑफ जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेन ड्यू टू जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, जिसकी वजह से ये ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कोई भी चिलेटिंग रिंग नहीं थी तो एरियम वी रिंग वाला लगा, इसमें चिलेटिंग है वो भी तीनों की तीनों, जिसके वजह से इसमें स्ट्रेन आ गया और ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैंने इसीलिए तीनों क्वेश्चन साथ में लिखवाए हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अब नेक्स्ट में इन्होंने क्या किया, 2 अमोनिया कर दिए, 2 ईन कर दिए, ये कॉपर है ये निकल है। अब इसका आंसर है ये। आप देखो कैसे, क्योंकि अब क्या होगा, यहाँ पे लग गया अमोनिया, यहाँ कोई चिलेटिंग रिंग नहीं लगी, यहाँ लगी अमोनिया और ये चिलेटिंग रिंग लगी यहाँ पे, तो जिसके वजह से नाउ इट इज़ अ वेरी स्टेबल मॉलिक्यूल, तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी इससे। समझ में आ रहा है गाइस? यहाँ पे एक भी नहीं था, एरियम वी रिंग लगा, यहाँ पे सारे के सारे चिलेटिंग थे तो स्ट्रेन ड्यू टू GTD। अब यहाँ पे क्या हुआ, बिकॉज 2 हमारे मोनोडेंडेट लिगेंड आगे जिन्होंने ये वाली ऑक्यूपाई कर ली और इन्होंने तो सेम पोजीशन ओपन किया, जिसकी वजह से स्ट्रेन नहीं आया जॉन टेलर की वजह से, सो यहाँ पे कॉपर हो गया। इसीलिए मैंने चारों लिखे और चारों को साथ ही में लिखेंगे आप, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। होप गाइस आपको ये थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी का कॉम्प्लेक्स क्लियर हुआ होगा, समझ आया होगा। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम काइनेटिक स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे और एक्वा कॉम्प्लेक्सेस पढ़ेंगे और एसिडिटी पढ़ेंगे। क्या होता है ना, मॉलिक्यूल आपको 5-6 दे रखे होते हैं, उसमें कोऑर्डिनेशन वाले, नॉट एसिड बेस वाले, उसमें आपसे पूछते हैं कि कौन सा कॉम्प्लेक्स सबसे ज़्यादा एसिडिक है, वो वाला कॉन्सेप्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।